दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पहले 2 पार्ट्स की वीडियो को नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उनके अंदर भी मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रखी हैं। तो चलो आज के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। न्यू क्राफ्ट इन दी सिटी, यानी कि हमारी सिटी के अंदर कौन से नए क्राफ्ट आना स्टार्ट हो चुके थे। Let us look at some of the objects that were made and found in हड़प्पन cities। तो इसके लिए बोलता है चलो हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं बच्चों हड़प्पन सिटी के, जिनसे हमें पता लग पाएगा कि हमारे कौन से क्राफ्ट आना स्टार्ट हो गए थे। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal including copper, bronze, gold and silver। अब बताते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती हैं उनमें से हमारी बहुत सारी चीज़ें या तो हमारे स्टोन की या फिर हमारे मेटल की या फिर हमारे शेल की बनी होती थी, जिनके अंदर हमारे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर इंक्लूड थे। अब आगे बोलता है कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स। और जो बताता है हमारे कॉपर और ब्रोंज थे ना, उनका यूज़ हम टूल्स बनाने के लिए करते थे, साथ में उनसे हम वेपन्स भी बनाते थे, ऑर्नामेंट्स भी और वेसल्स भी। अब अगर हम आपसे गोल्ड और सिल्वर की बात करें, आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल। उनका यूज़ हम सिर्फ अपने ऑर्नामेंट्स और वेसल को बनाने के लिए ही करते थे। ऑर्नामेंट्स बच्चों आपकी वो चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने शरीर को सजाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आपका नेकलेस वगैरह बनते हैं ना, वो सभी हमारे ऑर्नामेंट्स के अंदर आते हैं। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे फिगर के अंदर कुछ दिखाना चाहता है। स्टोन वेट, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट आर शेप्ड। These were made of the chert, a kind of stone। अब यहाँ पे बच्चों आप सभी को बताता है कि ये उस टाइम के वेट हैं। जैसे इस टाइम पे आपके होते हैं ना वो 5 किलो वगैरह के, उस टाइम के ऐसे वेट होते थे। और ये आपके एक स्टोन से बनाए गए हैं, उस स्टोन का नाम है आपका चर्ट। ये आपका एक स्टोन ही होता है। और आगे बोलता है दीज वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीसियस स्टोन्स और मेटल्स। और बताते हैं कि इन वेट का यूज़ वो किसी प्रीशियस मेटल को या फिर किसी स्टोन का वेट को तोलने के लिए करते थे। अब आगे आप सभी को बताना चाहते हैं राइट साइड के अंदर जो आपको फिगर वहाँ पे दिखाई थी ना, ये वाली आपकी रेड वाली, अब इसके बारे में आपको बताएगा। तो देखते हैं क्या बातें बताते हैं। Beads, many of these were made out of carnelian, a beautiful red stone. The stone was cut, shaped, polished, and finally a hole was bored through the center so a string could be passed through it। अब बोलता है कि बच्चों जो आपके ये स्टोन यहाँ पे बनाए गए हैं, ये आपके कार्नेलियन आपके जो स्टोन है उससे बने हैं। और इनके बीच में ऐसे आपका एक होलो स्पेस छोड़ दें कि आपका धागा निकल सके और आपके बाद में ये माला का जैसे काम कर सके। अब आप इसको समझ चुके हैं। आगे आप सभी को बताता है स्टोन ब्लेड्स, बॉटम राइट, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो शो हिम आ वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। अब बताते हैं कि जो आपका ये वाला मैन था ना, इसका स्टैचू उनको मोहनजोदारो से मिला और इसने देखो कैसे कपड़े पहन रखे हैं जिनके ऊपर फ्लावर वाला डिज़ाइन है। इसको बोला उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ। और ये थे आपके ब्लेड, ठीक है, उस टाइम के ऐसे ब्लेड होते थे। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। Perhaps the most striking finds are those of beds, weights and blades। अब बताते हैं कि हमारे ये बहुत ही चौंका देने वाली जो हमें मिली थी वो चीज़ें थी। इनके अंदर हमारे क्या क्या थे, एक तो beads, हमारे weights और साथ में हमारे blades। The Harappans also made seals out of stone। अब बताता है कि जो हमारे हड़प्पा थे ना, वो स्टोन से सील्स भी बनाते थे। अब मैंने भी आपको याद हो तो पीछे एक सील दिखाई थी जहाँ पे हमारी पहली राइटिंग थी, आपने देखो कुछ अजीब गरीब से, और यहाँ पे आपकी कुछ जानवरों की इमेजें भी थी, वो होती है हमारी सील्स। तो वो किससे बनाते थे, स्टोन से लेकर उसको बनाते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, सी इलस्ट्रेशन ऑन पेज 27। देखा आपको यहाँ पे बोलता भी है कि आप पेज 27 पे जाके उस फिगर को एक बार देखो। एंड यूजुअली एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। अब बताते हैं कि उस पर आपके एनिमल्स भी बनाए जाते थे। दी हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पोट्स एंड ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस। अब बताते हैं कि जो हमारे हड़प्पा के लोग थे ना, वो अपने ब्यूटीफुल पोट्स यानी कि घड़े वगैरह बनाते थे और उनके ऊपर अच्छे वाले डिज़ाइन भी बनाते थे, सच एज द वन शोन ऑन पेज नंबर 6। और बोलता जैसे आपको पेज नंबर 6 के ऊपर दिखाया था मैंने पीछे, वैसे डिज़ाइन वो बनाते थे। Was metal used in the villages you learned about in chapter 2। अब बताता है कि आपने चैप्टर 2 के अंदर स्टडी किया होगा कि जो आपके वहाँ के हड़प्पा के लोग थे और उससे पहले वाले लोग थे, क्या वो कोई मेटल का यूज़ करते थे अपने गांव के अंदर। तो अब आप इसका जवाब मेरे को जरूर देना नीचे कमेंट के अंदर, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है।
वो स्टोन यूज टू मेक वेट्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारे स्टोन थे उनका यूज़ क्या वो मतलब कि हमारे वेट को बनाने के लिए करते थे, जो हमारे चैप्टर 2 वाले लोग थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहारगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर एगो। अब बताते हैं कि जो आपकी मेहारगढ़ थी वहाँ पे क्या थे, 7000 साल पहले आपके लोगों ने कॉटन उगाना स्टार्ट कर दी थी। अब मेहारगढ़ आपकी कहाँ है, फटाफट से याद करो, मैंने आपको बताई भी थी कि ऐसे आपका जम्मू कश्मीर का वो जाते हैं और यहाँ से ऐसे आता है और यहाँ पे आपकी मेहारगढ़ है, ठीक है, बताई थी ना मैंने आपको। Actual piece of the cloth are found attached to a lid or a silver vase and some copper objects at मोहनजोदारो। अब बताते हैं कि जो भी आपकी इनको क्लोथ के कपड़े हमारे पुराने टाइम के मिले वो कैसे मिले। जैसे आपको पता है कि हमारा कॉपर का कोई वास वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसका हमारा ऐसा ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन को अटैच उनको मिले, जो हम उसके ऊपर ढक्कन को ढकने के लिए यूज़ करते हैं ना, उस ढक्कन के ऊपर अटैच क्या मिला उनको, क्लॉथ मिला। और कहाँ से मिला, आपके मोहनजोदारो से कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट मिले और उनके साथ भी आपके कपड़े के जो वो थे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड द फायंसी, दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। अब बताते हैं कि जैसे आपका धागा बुनने का काम होता है ना, उसके लिए भी उनको बहुत सारे सामान मिले और वो आपके किससे बने थे, एक तो आपके बने थे फाइनेंस से, ये भी आपके एक टाइप होती है आपके मटेरियल की, और एक मिले उनको टेराकोटा की। मैनी ऑफ दी थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। अब बताते हैं कि जो भी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली उनको देख के वो कह सकते थे कि ये किसी एक एक्सपर्ट इंसान ने बनाई है। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। और यहाँ पे बताता भी है कि जो हमारा स्पेशलिस्ट पर्सन होता है ना, वो ट्रेन किया जाता है कोई एक स्पेशल काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन। अब मानो कि कोई इंसान स्टोन को काटने में बहुत स्पेशल है और अच्छे तरीके से काटता है, तो उसकी स्पेशलिटी क्या हुई, स्टोन काटना, यानी कि कटिंग स्टोन। ऐसे ही बताता है कि आपका पॉलिशिंग बेड्स और कार्विंग सील्स। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 28। और ऐसे बोलता है कि जो आपकी सील्स वगैरह उनको आप पेज नंबर 28 के ऊपर जाके देखो कैसे एक एक्सपर्ट ने उनको बनाया होगा, उस टाइम के एक्सपर्ट ने। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। अब कहता है कि जो भी हमने अभी तक फिगर्स देखी, सील्स देखी, उनको देख के हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि उस टाइम के एक्सपर्ट्स ने इनको बनाया है और ये एक एक्सपर्ट का काम है, उनको लगता है। अब बाकी आपको बोलता है फाइनेंस। दोस्तों ये आपका एक मटेरियल का टाइप होता है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी ये है आपका ये फाइनेंस, इससे ये ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम जानने वाले हैं और इस फाइनेंस के बारे में, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अब आपको फियांस के बारे में बताता है। अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फियांस इज़ अ मटेरियल दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। मतलब कि इसकी क्या स्पेशलिटी है कि जैसे हमारे, अगर आपसे बाकी चीज़ों की बात करें, जैसे आपका सेल हो गया, स्टोन हो गया, ये तो हमें नेचुरली मिल जाती हैं हमारे नेचर के पास से, बट जो आपका फियांस है इसको हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। अ गम वाज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। अब बताता है कि फियांस आपका दो तरीके से वो किया जाता है। एक तो होता है आपका गम, जो कि यूज़ करते हैं हम अपनी सैंड यानी कि मिट्टी को शेप देने के लिए, और एक फॉर्म में यूज़ किया जाता है पाउडर क्वार्ज की फॉर्म में, जो कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। अब ये टर्म आपकी साइंस की, इनको हम साइंस के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। दी ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। अब बताता है कि इसके करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है, थोड़ा शाइनी हो जाता है और उसकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी ग्लास की जैसी आपकी स्मूथ और चिकनी हो जाती है। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। अब बताते हैं कि जो आपके फियांस के कलर होते हैं या तो वो आपके ब्लू रहेंगे या फिर आपके जो समुद्र का ग्रीन कलर होता है ना उसके जैसे रहेंगे। फियांस वॉज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग एंड टिनी वेसल्स। अब बताता भी है कि जो हमारा फियांस था उसका यूज़ वो किस लिए करते थे, या तो उससे वो अपने बीड्स बनाते थे, यानी कि जो उनके मन के वगैरह होते हैं जिससे कि वो अपनी माला वगैरह बना सके, या फिर वो बैंगल्स बनाते थे, या फिर वो ईयरिंग अपने कानों के लिए ईयरिंग, या फिर वो टीनी छोटे छोटे वेसल्स जिनके अंदर वो अपना सामान रख सके उनको बनाते थे। तो अब बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कितनी स्मूथ सरफेस यहाँ पे आपके फियांस की है और साथ में कितना अच्छा ये ऑब्जेक्ट उन्होंने चिकना चिकना आपका यहाँ पे बना रखा है। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। Not everybody could have a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men have been specialists.
तो दोस्तों अब बताता है कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे इस बात का पता नहीं चल पाया कि जो हमारे मैन थे वो स्पेशलिस्ट थे या फिर जो हमारी वुमेन थी वो स्पेशलिस्ट थी। इसलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे मानते हैं कि हमारे कुछ टाइम पे तो हमारे मैन स्पेशलिस्ट होंगे, यानी किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में मैन और किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में हमारी वुमेन। इसलिए हम कंफर्म नहीं है इस चीज़ को, बट उनका ऐसा मानना है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमें बोलता है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो हमारे हड़प्पा के लोग थे अपना रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ को कहाँ से लेके आते थे। तो चलो इसको भी फटाफट से स्टडी कर लेते हैं। Raw materials are substances that are either found naturally such as wood or the metals or produced by farmers or herders। अब बताता है कि जो आपके कच्चे मटेरियल के अंदर होते हैं, मैंने आपको साइंस के अंदर रॉ मटेरियल की डेफिनेशन वैसे दे दी थी, और यहाँ पे बताता है कि जो आपके कच्चे मटेरियल होते हैं इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं वो आपके वो वाले ऑब्जेक्ट जो आपको नेचर से मिलते हैं, जैसे आपकी लकड़ी हो गई, साथ में आपके मेटल्स हो गए। अब बताते हैं कि कुछ हमारे जैसे किसान उगाते हैं, जैसे कि आपकी कॉटन हो गई, आपके ग्रेन्स हो गए, तो ये होते हैं आपके जो हम उगाते हैं। और इनमें आपके हर्डर्स जैसे आपका मिल्क वो करते हैं, आपकी काउस वगैरह से, बफेलो वगैरह से आपके मिल्क को लेते हैं, तो वो भी हमारे कच्चा पदार्थ होता है। These are then processed to produce finished goods। और फिर हम क्या करते हैं, उनको मशीनों के अंदर या फिर हम किसी और चीज़ के अंदर उनको प्रोसेस करते हैं और बाद में अपना फाइनल गुड बना लेते हैं। जैसे आपका ग्रेन होता है ना, वीट का ग्रेन, उससे हम बाद में बिस्किट बना लेते हैं, तो बिस्किट हमारा क्या होता है, फाइनल गुड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इन रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ। अब बच्चों आपको बताता है यहाँ पे कॉटन का एग्जाम्पल दे के, जैसे कि आपके किसान मानो कॉटन उगाते हैं और फिर बाद में हम उससे क्या बनाते हैं, अपने कपड़े जो कि हम पहनते हैं। तो देखा जो हमारी कॉटन थी वो तो थी हमारी रॉ मटेरियल, और जो हमारे कपड़े थे वो थे हमारे फिनिश गुड्स। While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stone had been brought from distant places। अब बताता है कि जो उनके कच्चे पदार्थ होते थे वैसे तो उनको यूजुअली वो मिल जाते थे उनके आसपास में, बट कुछ ऐसे पदार्थ थे हमारे, कुछ प्रीशियस मेटल थे जैसे कि आपके कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर हो गए, ये उनको बहुत दूर दूर से जाके लेकर आने पड़ते थे। The Harappan probably got copper from present day राजस्थान and even from Ottoman West Asia। अब बताते हैं कि जो आपके हरप्पन्स थे ना, उनको जो उनका कॉपर था वो कहाँ से मिलता था, तो वो बताते हैं यहाँ पे आपका जो कॉपर था वो उनको राजस्थान एरिया के अंदर से मिलता था। और आपको पता ही आपका राजस्थान एरिया कहाँ पे है, हमारे इंडिया के अंदर। तो हमारा राजस्थान एरिया यहाँ पे, तो यहाँ से उनको क्या मिलता था हमारे पुराने टाइम के अंदर, कॉपर। मिक्सड विद कॉपर to produce bronze may have been brought from present day अफगानिस्तान एंड ईरान। अब यहाँ पे आपको बाद में टीन की बात भी बताता है। जो टीन था ना आपका, वो टीन उनको कहाँ से मिलता था, जिसका हम कॉपर के साथ मिला के बाद में ब्रोंज बनाते थे, वो उनको मिलता था हमारे अफगानिस्तान से और ईरान वाले एरिया के अंदर से। अब आगे बताता है गोल्ड कुड हैव कम ऑल दी वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। और जो आपका गोल्ड है वो यहाँ पे आपके कर्नाटका से के पास से आता था, हरप्पन्स के पास में। एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो आपके बाकी प्रीशियस यानी कीमती पत्थर बच गए वो उनको गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से मिल जाते थे। तो आप इन सभी नाम्स को याद रखना क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमें बोलता है फूड फॉर पीपल इन दी सिटीज़, यानी कि जो हमारे हड़प्पा के शहरों के अंदर लोग रहते थे उनके पास हमारा फूड कैसे जाता था और कैसे पहुंचता था। तो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। While many people lived in the city, other live in the countryside, grew crops and reared animals। तो बच्चों यहाँ पे बताता है कि बहुत सारे लोग हमारे हड़प्पा के शहरों के अंदर रहते थे, बट हमारे कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमारे गाँवों के अंदर, कंट्री साइड के अंदर वहाँ पे रहते थे और पशुओं को पालते थे और अपनी खेती करते थे। जैसा कि आप आज के टाइम पे भी देखते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं और शहर में भी रहते हैं। जो हमारे गांव के लोग होते हैं वो खाना उगाते हैं, दूध निकालते हैं, बाद में उसको सेल कर देते हैं शहर के अंदर। These farmer and herder supply food to craft persons, scribes and ruler इन दी सिटीज़। अब बताते हैं कि जो हमारे कंट्री साइड के अंदर लोग रहते थे ना, ये उनको फूड सप्लाई करते थे, किनको, जो हमारे सिटीज़ के अंदर रहते थे, जो हमारे क्राफ्ट पर्सन, हमारे राजा और हमारे स्क्राइब्स, लेखक वहाँ पे रहते थे, उनको सप्लाई करते थे।
We know from remains of plant that the Harappan grew wheat, barley, pulses, peas, rye, sesame, linseed and mustard. अब बताता है कि जो हमारे वहाँ पे रिमेन्स हमको मिले हैं उनसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो हमारे लोग थे वो हमारे वीट उगाते थे, बारले उगाते थे, पल्सेस हमारी दालें भी उगाते थे, पीस मटर हो गए, आपके राइस हो गए, सीसम हो गया, लिनसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, इन सभी चीज़ों को वो आपकी उगाते थे। तो आप इन सभी को याद कर लेना, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिखाई गई हैं। ये तो है आपकी टेराकोटा की आपकी बैलगाड़ी और ये है आपकी एक सील। लेकिन इस सील के ऊपर आप ये चीज़ देखो क्या बनी हुई, ये है आपका शिप। आप इस बात को समझ चुके हैं। और ये है आपकी बैलगाड़ी। तो इनको देख के हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या बात समझ में आती है, एक बार उसे भी हम जान लेते हैं। हाउ वर गुड्स कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है पहले तो कि भाई आप सोचो कि उस टाइम में वो एक गुड को दूसरे गुड पे यानी कि एक सामान को दूसरे जगह कैसे लेके जाते होंगे। लुक एट एंड द इलिस्ट्रेशन। अब बोलता है क्या आप इस इलिस्ट्रेशन को देखो। ओनली वन शो अ टॉय एंड द अदर इज अ शील। अब बताता है कि एक तो आपको खिलौना दिखाता है और एक आपको आपकी सील दिखाता है। कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय हड़प्पन्स वर डिड द कम अक्रॉस द इलिस्ट्रेशन ऑफ व्हील्ड व्हीकल इन द अर्लियर लेसन। अब बच्चों आप सभी से यहाँ पे पूछता है कि भाई आपने क्या किसी अपने पहले लेसन के अंदर ऐसे कुछ देखे हैं जो आपके पुराने टाइम के अंदर यूज़ किए जाते हों। ये तो हमने हड़प्पा वाले में देखे हैं। और यहाँ पे बोलता है कि क्या आप इन दोनों को देख के कुछ बता सकते हैं कि उस टाइम के अंदर कैसे हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ किए जाते होंगे। अब यार ट्रांसपोर्ट का चैप्टर मैंने आपका साइंस के अंदर भी कंप्लीट किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसको जाकर ज़रूर से देखना। बाकी इनसे हम कह सकते हैं कि उस टाइम में लोग बैलगाड़ी का यूज़ करते थे और हमारे जो शिप्स थे उनका यूज़ करते थे। क्योंकि कोई चीज़ इंसान यूज़ करता तभी तो उसको कहीं पे बनाते हैं ना, उसके खिलौने तभी तो हमारे मार्केट के अंदर आते हैं। A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seed. अब बताता है कि वहाँ पे हमारे प्लो का भी यूज़ किया जाता था हमारी खेती के अंदर। उससे क्या होता था, जो हमारी मिट्टी होती थी उसको प्लांटिंग सीड लगाने के लिए मतलब कि अच्छा बना दिया जाता था। While the real plow which were probably made of wood have not survived। और यहाँ पे बताता है कि जो हमारा रियल प्लाव था जो कि वहाँ पे यूज़ किया जाता था वो तो हमारा अभी तक नहीं बचा है। बट यहाँ पे एक टॉय मॉडल हमको मिल गया यानी कि एक हमारा खिलौने का प्लाव हमें यहाँ पे मिल चुका है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल सम फार्म इरीगेशंस मेड हैव बीन यूज्ड। अब बताता है कि यहाँ पे हमारी जो हड़प्पा के अंदर जो हमारा एरिया है यहाँ पे हमारी ज़्यादा बारिश नहीं होती थी। तो यहाँ पे किसान कुछ ऐसी फॉर्म बनाते थे अपनी इरिगेशन सिंचाई के लिए जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुँच सके और उनकी फसल उग सके। दिस मीन्स दैट द वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स एंड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। तो इससे हमें ये बात भी समझ में आती है कि वहाँ पे कुछ इरिगेशन सिस्टम था जिसकी वजह से लोगों के खेतों तक पानी पहुँचता था और फिर उस लोगों खेतों वाले पानी में जो पहुँचा है उसका यूज़ करके अपनी फसलों को उगाते थे। तो ये था बच्चों आपका प्लाव जो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। और ये हमारा एक टॉय प्लाव है, रियल प्लाव नहीं है। इसको देख के हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अनुमान लगाया है कि उस टाइम पे हमारे ऐसे प्लाव रहते होंगे। Today in many farming communities only men use the plow. We do not whether the Harappans follow such customs or not। अब बताते हैं कि आज के हमारे टाइम के अंदर सिर्फ जो हमारे मैन होते हैं वही ऐसे प्लाउज का यूज़ करते हैं अपनी खेती के अंदर। इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमारे जो हड़प्पा थे क्या वो वुमेन को चांस देते थे या नहीं देते थे, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, हमें कोई एविडेंस नहीं मिली है। The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pasture were available around settlements. However, in dry summer months, large herds of animal were probably taken to a greater distance in search of grass and water। अब बताता है कि जो आपके हड़प्पा के लोग थे वो आपकी कैटल्स हो गई, आपकी शीप हो गई, गोट हो गई, बफेलो हो गई, इन सभी को पालते थे और क्या था उनको पानी भी देते थे और पास्चर उनको खाना भी खिलाते थे जो भी उनके आसपास में होता था। और बताते हैं कि जब कोई सूखे वाला टाइम आ जाता था समर के अंदर, गर्मी के अंदर, तो वो क्या करते थे अपने जानवरों को बहुत दूर दूर तक लेके जाते थे खाना खिलाने के लिए, क्योंकि बहुत दूर जाके उनको ग्रास मिल पाती थी और पानी मिल पाता था। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट लाइक द बियर, कोच फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप।
अब बताता है कि जो हमारे हड़प्पा के लोग थे वो क्या करते थे, फ्रूट्स भी खाते थे, साथ में हमारी मछलियों को भी पकड़ते थे और वो हमारे जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे, जैसे कि आपके एंटीलोप हो गए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अ क्लोज लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो अब हम गुजरात के हड़प्पन टाउन्स को जानने वाले हैं, तो चलो फटाफट से अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर देते हैं। The city of Dholavira was located on the Khadir Bayat, also spelled Bait, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts, and each part was surrounded with a massive stone walls and entrance through gateway. There was a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappan scripts that were carved on a white stone and perhaps inlaid in a wood. अब बच्चों यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात बताता है, और यहाँ पे आपको ये बात भी बताता है कि जो आपकी ढोलावीरा सिटी थी वो आपकी कहाँ पे है, आपकी गुजरात के अंदर एक खादीर बेट नाम की जगह है, वो वहाँ पे है। उसको वहाँ पे क्या बोला जाता है, बेट भी बोल देती हैं। और ये बताता है कि ये जो आपकी जगह है आपके रन ऑफ कच्छ के अंदर पड़ती है। अब आगे आपको बताता है कि वहाँ की जो आपकी मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और आपका जो वाटर है वहाँ का फ्रेश रहता है। और यहाँ पे आपको एक बात और बताता है कि जैसे आपकी बाकी हड़प्पा की जो सिटी थी ना वो तो आपकी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड थी। ये तो आपको पता है कि एक ईस्ट था और एक वेस्ट था। वेस्ट वाला आपका ऊंचा था जिसको हम बोलते थे सिटीडल, ठीक है। बट यहाँ की जो आपकी सिटी थी वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी। कितने पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर। और जो आपके तीनों के तीनों पार्ट्स थे वो आपके स्टोन की बाउंड्री के साथ में यहाँ पे कवर किए जाते थे। ये बात भी आपको बताता है। और बताता है कि जो आपकी सिटी की एंट्रेंस होती है ना, जैसे मानो ये आपकी सिटी है, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे आपका बहुत ही बड़ा गेट बनाया गया था और एंट्रेंस के बाद यहाँ पे आपका बहुत ही बड़ा एरिया छोड़ दिया गया था जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते थे किसी सेरेमनी या फिर किसी रिचुअल को यहाँ पे मनाने के लिए। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पे बताता है। और यहाँ पे एक बात और बताता है कि जब भी यहाँ पे एंट्रेंस होती थी तो यहाँ पे एक स्टोन था वाइट कलर का जिसके ऊपर उन्होंने हड़प्पन स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट का मतलब मैंने आपको पहले समझा रखा है, तो उस स्क्रिप्ट के अंदर इन्होंने कुछ यहाँ पे बातें लिख रखी थी उनकी भाषा के अंदर, जो कि अभी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं पता है। तो चलो अब फटाफट से आगे देखते हैं। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज अ जनरली हड़प्पन्स राइटिंग ऑन अ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। और बताता है कि ये हमारा सबसे यूनिक तरीके की हमें पहली बार ऐसी कुछ फाउंडिंग मिली थी कि उन्होंने एक बड़े स्टोन के ऊपर अपने स्क्रिप्ट में कुछ लिखा था, क्योंकि वो हर बार एक छोटी सील्स के ऊपर लिखते थे। उन्होंने पहली बार किसके ऊपर लिखा था, हमारी एक बड़े स्टोन के ऊपर। द सिटी ऑफ लोथल, अब लोथल के बारे में बताते हैं। stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat close to the Gulf of Kambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stone were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shells and metal. There are also a storehouse in the city, many seals and ceilings. The impression of seals on clay वर फाउंड इन दी स्टोर हाउस। अब दोस्तों यहाँ पे लोथल के बारे में आप सभी को बताता है कि जो आपकी लोथल थी ये आपकी साबरमती के एक ट्रिब्यूटरी के पास में ही थी और ये भी आपकी गुजरात के अंदर है। और जो आपका गल्फ ऑफ कंबाट है ना, ये उसके बिल्कुल पास में आपकी पड़ती है। अब बताते हैं कि जो यहाँ पे आपका एरिया था ना, यहाँ पे रॉ मटेरियल वहाँ पे इजीली मिल जाता था। रॉ मटेरियल के अंदर जो आपके प्रीशियस स्टोन थे, जैसे कि आपके यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपके स्टोन हो गए, गोल्ड हो गए, सेल हो गए, इस टाइप के मटेरियल यहाँ पे मिल जाते थे जो कि प्रीशियस होते थे, कीमती होते थे। अब बताता है कि यहाँ पे एक स्टोन हाउस था और स्टोन हाउस के अंदर से यहाँ पे बहुत सारी सील्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिली है। तो चलो उन सील्स की खास बात भी आगे चल के हम जान लेते हैं। आ डॉक यार्ड एट लोथल, की हमारे जो लोथल था वहाँ पे एक ऐसा डॉक यार्ड था। डॉक यार्ड आपका वो एरिया होता है जहाँ पे आपकी शिप्स और बोट्स आके खड़ी हो सकती हैं। This is a huge tank, may have been a dockyard where boats and ships came in the foam sea and through their channel goods and produce loaded and unloaded here। और बताता कि जो ये एरिया था ना हमारे लोथल का, यहाँ पे क्या किया जाता था कि जो आपके समुद्र से शिप आते थे दूर दूर देशों से चल के, उनके अंदर प्रीशियस यानी कीमती हमारा सामान होता था, उसको यहाँ पे उतार लिया जाता था और अगर कोई सामान भेजना था तो उसको यहाँ पे लोड किया जाता था। ठीक है। A building that was found here was probably a workshop of making beads। अब बताता कि एक बिल्डिंग यहाँ पे और मिलती है जो कि हमारी एक वर्कशॉप की तरह दिखाई देती है, जहाँ पे वो बीड्स हमारी बनाई जाती थी।
Pieces of stones, half-made beads, tools for beads making and finished beads have been found here। अब बताता है कि यहाँ पे जो आपकी बीड्स थी ना वो बनाई जाती थी और यहाँ पे फिनिश बीड्स आपकी बहुत ही ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिली हैं। तो अब बात आती है हमारी सील्स और सीलिंग्स को लेकर। तो चलो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये भी हमारे लोथल से ही रिलेट करता है, ठीक है। Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another। अब बताता है कि जो आपकी सील्स थी उनका यूज़ आपके हड़प्पन किस लिए करते थे कि मानो आपका कोई गुड यहाँ पे तैयार कर दिया तो इसको यहाँ पे टाइट बंद किया और इसके ऊपर क्या लगा दी, सील लगा दी, ताकि अगर इसे कोई भी खोलेगा तो पहले उसको सील को हटाना पड़ेगा ताकि जिसके पास वो गुड्स को भेज रहे हैं वो इंसान जान पाए कि क्या किसी ने पहले इसको खोला तो नहीं है ना। आपको पता होगा कि हम आज के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लेबल लगाते हैं, सील लगाते हैं। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नोट एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। द इम्प्रेशन ऑफ द सील वॉज नोन एज सीलिंग। अब बताते हैं कि जो आपकी सील की आपने उसके ऊपर लगाई है, जैसे आपका ये बैग था इसके अंदर आपने कोई भी सामान रखा है, इसको बंद कर दिया टाइट, यहाँ से इसके ऊपर सील लगा दी, तो जो आपका यहाँ पे पार्ट रह जाएगा क्ले का उसको वो बोलते हैं सीलिंग। तो अब आप इस बात को समझ चुके हैं। हमारी सील तो होती है ये वाला पार्ट, जब इसको हम उसके ऊपर लगा देते हैं बैग के ऊपर जो आपका क्ले का पार्ट बच जाता है उसको हम बोलते हैं सीलिंग। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव सेफली। अगर वो सीलिंग आपकी बिल्कुल सेफ़ रहती है, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं हिलती, जैसे उन्होंने लगाई थी वैसे की वैसी लगी हुई, तो अगला इंसान समझ जाता है कि भाई ये किसी ने नहीं खोला है और जो मेरे पास प्रोडक्ट पहुंचा है वो बिल्कुल जेन्युइन है। सील्स आर यूज्ड इवन टुडे, फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। अब आपको पता होगा कि हम आज के टाइम पे भी सील्स का यूज़ करते हैं और वो किस लिए करते हैं, अब इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करो। तो अब आगे हमारे पास आता है द मिस्ट्री ऑफ द एंड, यानी कि जो हमारी हड़प्पन सभ्यता थी, ये पूरा हमारा हड़प्पा था, ये हमारा एंड कैसे हुआ। तो चलो अब इसके एंड के बारे में भी जान लेते हैं। अराउंड 3900 ईयर एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंजेस। पीपल स्टूड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज, राइटिंग सील्स एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज्ड, रॉ मटेरियल ब्राउड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। अब बताता है कि इसके बाद जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले उनसे वो कहते हैं कि हमारे जब ये हमारा 3900 ईयर आया तो फिर क्या हुआ कि जो आपके वो थे ना आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब कि जो उनको पता लगा कि जो आपके हड़प्पा के लोग दूर दूर से अपना सामान लेके आते थे कीमती, उन्होंने लेके आना बंद कर दिया और जो वहाँ पे आपके लोग शहरों के अंदर रहते थे उनमें भी आपका लोग कम होने लगे। तो आगे देखते हैं क्या बताता है। इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट द गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स। और जो आपकी मोहनजोदारो के शहर थे वहाँ पे जो आपका गार्बेज आपके ड्रेनेज सिस्टम के अंदर भरा हुआ था, जबकि इतना अच्छा उनका ड्रेनेज सिस्टम था तब भी वो सड़कों पे आके बाहर निकलने लगा। The drainage system broken down and the new less impressive house were built every over the streets। अब बताता है कि वहाँ पे थोड़े गंदे टाइप के घर बनना स्टार्ट हो गए, जबकि पहले बहुत अच्छे टाइप के घर वहाँ पे बनाए जाते थे। तो बच्चों अब यहाँ पे बीच में आपको कुछ कीवर्ड्स बताता है, जैसे आपकी सिटी हो गई, सिटीडल हो गया, रूरल हो गया, स्क्राइब हो गया, क्राफ्ट पर्सन हो गया, मेटल हो गया, सील हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, रॉ मटेरियल, प्लाउ, इरिगेशन। तो ये सभी मैंने आपको बता रखे हैं, आपको सभी का मतलब पता है। तो चलो अब आगे देखते हैं व्हाई डिड ऑल दिस हैपन। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो भाई हमारा गार्बेज था वो हमारी सड़कों के ऊपर आना स्टार्ट हो गया और जो हमारे लोग थे वो शहरों के अंदर रहना उन्होंने कम कर दिया और साथ में जो वो दूर से हमारी कीमती सामान को लेके आते थे उन्होंने बिल्कुल उसको लाना कम कर दिया। वी आर नॉट श्योर, सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, वन सजेस्ट दैट देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन, दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल एंड रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड दी समेल्टिंग कॉपर ओर्स। अब बच्चों आप सभी को बताते हैं कि इसमें हम बिल्कुल भी श्योर नहीं है। हमारे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट तो हमको बोलते हैं कि भाई उनकी नदियों का पानी सूखना स्टार्ट हो गया इसलिए उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर दिया, फिर वो लोग वहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। और कुछ कहते हैं कि जो वहाँ के लोग थे उन्होंने डिफॉरेस्टेशन की, यानी कि बहुत सारे पेड़ काट दिए। वो पेड़ किस लिए काटे? अपनी ईंटों को पकाने के लिए। साथ में उन्होंने इसका रीज़न एक और दिया कि जो उनका कॉपर और होता है ना, उससे कॉपर को निकालने के लिए, तो इसमें उनको बहुत सारे ईंधन की ज़रूरत थी इसलिए उन्होंने पेड़ों को काट दिया। अब कुछ देखते हैं कि क्या बोलते हैं। बिसाइड grazing by large herds of cattle, sheep and goats may have destroyed the green cover in some areas, there are floods। अब बताते हैं कि जो हमारी वहाँ के वो पशु पालते थे उन्होंने सभी घास को वहाँ की खा लिया। कुछ बोलते हैं कि वहाँ पे बाढ़ आ गई, बट नॉन ऑफ दिस रीजन कैन बी एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल दी
सिटीज़। अब हम कह सकते हैं कि इनमें से बाकी कोई भी रीज़न हमें ऐसा ठोस नहीं मिलता कि जो कह सके कि भाई हमारी सारी की सारी सिटीज़ कैसे ख़त्म हुई, क्योंकि हमारी हड़प्पा की कोई एक सिटी नहीं ख़त्म हुई थी, सभी ख़त्म हो गई थी। जैसे आपकी हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ये सभी एक साथ ख़त्म हो गई थी, ऐसा बोल लेते हैं। और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। और ये बात पे आपको पता है कि अगर रिवर सूखेगी तो आपके किसी एक दो एरिया पे अफेक्ट पड़ेगा, सारे के सारे एरिया थोड़ी ना एकदम से ख़त्म हो जाएंगे। It appears as if the ruler lost control in cases the effect of changes are quite clear। अब बताते हैं कि जो वहाँ के रूरल थे उन्होंने भी अपने कंट्रोल जो उनकी सिटीज़ के ऊपर थे वो खोना स्टार्ट हो चुके थे, और ये बात भी हमें बिल्कुल क्लियर है। Cities in the Sindh and West Punjab, present day Pakistan, are abandoned while many people moved into the newer smaller settlement to the east and the south। और बताता है कि वहाँ से लोग जो आपके नॉर्थ में रहते थे वो साउथ के अंदर और ईस्ट के अंदर जाना स्टार्ट हो चुके थे। न्यू सिटीज़ emerged 1400 ईयर लेटर। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 और 8। अब बताता है कि इसके बाद आपके नए शहर बसना स्टार्ट हो चुके थे और उनके बारे में अब अपने चैप्टर 5 और 8 के अंदर जानने वाले हैं, और वो शहर आपके 1400 साल पहले बसना स्टार्ट हुए थे। अब यहाँ पे एल्सवेयर के साथ में आपको एक फैक्ट बताने वाला है इंटरेस्टिंग, तो चलो इस फैक्ट को भी जान लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे काम में आ सकता है। फर्स्ट, फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट एक्सपेक्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल। अब बताते हैं कि जो आपका ये इजिप्ट का एरिया है ये आपका बहुत ही सूखा एरिया है और यहाँ पे चारों तरफ आपका रेगिस्तान होता है। आप इसको अपने मैप में एक बार ज़रूर देखना ये आपका कहाँ पे पड़ता है। बट जो यहाँ पे आपकी नदी है रिवर नाइल, तो इस नाइल रिवर के पास वाला एरिया वो थोड़ा अच्छा है और वहाँ पे आपकी घास वगैरह उग सकती है क्योंकि वहाँ पे आपकी रिवर है और वहाँ पे उसको पानी मिलता रहता है। अराउंड 5000 ईयर एगो किंग रूल्ड ओवर इजिप्ट। अब बताता है कि 5000 साल पहले यहाँ पे आपके राजा राज करते थे। दीज किंग सेंट आर्मी टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट गोल्ड। और बताता है कि ये राजा दूर दूर तक अपनी आर्मीज़ को भेजते थे वहाँ से गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स को लेने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं सिल्वर, आयोवेरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टोम्स नोन एज पिरामिड्स। और बताता है कि वो एक बड़े बड़े टोम बनाते हैं, जैसे मिट्टी के इतने बड़े टोम बना दिए और इनको क्या बोल दिया बाद में, पिरामिड। ठीक है। When they died, the bodies of the kings were preserved and buried in these pyramids। अब बताता है कि राजा के मरने के बाद उनके शरीर को इसके अंदर दफना दिया जाता था, किसके अंदर, पिरामिड के अंदर। These carefully preserved bodies are known as mummies। और जो उनकी बॉडी होती थी उसको क्या बोला जाता फिर, ममीज। A large number of objects were also buried with them। और बताया जाता है कि जो मम्मीज़ होती थी उनके साथ में और भी बहुत कीमती और बहुत सारे ऑब्जेक्ट साथ में दफनाए जाते थे। दिस इंक्लूड फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, यूटेंसिल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वेपन्स एंड एनिमल्स। अब बताता है कि इसके साथ में जैसे जानवर हो गए, ड्रिंक हो गई, खाने का और भी सामान हो गया, और आपके कीमती हीरे जवाहरात हो गए वो भी साथ में दबा दिए जाते थे। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर ब्राइड विद द रूरर। अब बताता है कि कुछ बार तो क्या होता था कि जो उसके नौकर होते थे वो भी उसके साथ में दबा दिए जाते थे। दीज आर अमोंग द मोस्ट एलेबोरेट बुराइयल नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसको हम सबसे अच्छा बुराइयल बोलते हैं और सबसे खतरनाक वाला जो बोलते हैं ना वो वाला बुराइयल बोलते हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड की। डू यू थिंक किंग वुड हैव नीडेड दिस थिंग आफ्टर डेथ। क्या आपको लगता है कि हमारे राजा के मरने के बाद उसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी। बट बाकी उन लोगों का मानना था कि जो हमारा राजा है वो मरने के बाद किसी दूसरी लाइफ के अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ भी उसको खाने की कीमती चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए उसको साथ में दफना देते थे। अब यार वो उनका मानना था, हम नहीं जानते ये चीज़ रियलिटी में थी या फिर नहीं थी। बट चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आपको इमेजिन करने के लिए कुछ बातें बोलते हैं। You are traveling with your parents about 4000 years ago from Lothal to Mohenjo-daro. Describe how you would travel, what your parents might carry with them and what you would see in Mohenjo-daro। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि मानो आप अपने पेरेंट्स के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदारो जा रहे हो, तो आप कैसे ट्रैवल करोगे और आपके पेरेंट्स और आप साथ में क्या क्या चीज़ें अपने साथ में लेके जाओगे। तो सोचो इस बारे में, ये आपका काम है, आप सोचते रहना। मेरा काम है आपको एक बार फटाफट से इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं जो कि आपको रिमेंबर रखनी है। कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगढ़ अबाउट दी 7000 ईयर एगो, यानी कि 7000 साल पहले आपकी कॉटन मेहरगढ़ के अंदर उगाना स्टार्ट कर दी थी। बिगनिंग ऑफ द सिटीज़ अबाउट 4700 ईयर एगो, जो आपकी सिटीज़ थी वो बसना कब स्टार्ट हुई थी आपकी
4700 साल पहले। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दी सिटीज़, और इन सिटीज़ तो जो आपकी 4700 साल पहले बसी थी, ये कब ख़त्म होना स्टार्ट हो गई थी? ये स्टार्ट हो गई थी आपकी 3900 साल पहले ख़त्म होना। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट फैक्ट आता है दी इमरजेंस ऑफ अदर सिटीज़ अबाउट दी 2500 एरा अगो, यानी कि 2500 साल पहले जो आपकी और दूसरी सिटीज़ थी वो बसना स्टार्ट हो गई थी। तो आप इन सभी डेट्स को याद रखना, और हम आप सभी के लिए अगले चैप्टर की वीडियो भी जल्दी ही लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना हमारे अगले चैप्टर की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो आपसे मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।